लड़के के मुंह से सारी बातें सुनकर क्रोध से, विरक्ति से और आशा भंग होने की घोर निराशा से रास बिहारी का ब्रह्म ज्ञान और उसके संबंध का नकली चेहरा पल भर में खिसक कर गिर गया। वह तीखे कड़वे स्वर में बोल उठे, अरे भाई, हिंदू जो हम लोगों को नीच जात कहते हैं सो झूठ थोड़े ही कहते हैं। हम ब्राह्मण हो या चाहे जो हो, आखिर कैवर्थ ही तो है। कोई ब्राह्मण कायस्थ का लड़का होता तो भल मनसाहन भी सीखता। अपना भला बुरा किससे होता है, जिससे नहीं। वह व्यवहारिक ज्ञान भी उसे पैदा हो गया होता। जाओ अब खेतों में हल बैल लेकर अपने कुल का काम करते फिरो। उठते बैठते तोते की तरह पढ़ाया सिखाया कि भले भले विवाह हो जाने दो, उसके बाद जो जी में आए करना, लेकिन तुम तो संतोष ही नहीं किया गया। तू चला उस पर हुक्म चलाने। वह ठहरी राय वंश की लड़की, हरी राय की नातिन, जिसके डर से शेख बकरी का एक घाट पर पानी पीते थे। तू हाथ बढ़ाकर उसकी नाक में नकेल डालने चला। मूर्ख कहीं का। मान सम्मान गया, इतनी बड़ी जमींदारी की आशा गई। इस महीने में 200 रुपये वेतन के नाम से जो वसूल हो रहा था वह भी गया। जा अब किसान के लड़के खेती पाती करके गुजर कर। अब तू मेरे पास आया है आंखें रंग कर उसके नाम शिकायत करने। जा जा मेरे सामने से चला जा, भागे बदमाश शैतान। विलास ने स्वयं भी समझ लिया था कि अगर यह घटना ना होती तो अच्छा होता। बाप की भीषण उग्र मूर्ति देखकर उसकी सारी तेजी उछल कूद बुझकर पानी हो गई। फिर भी ज्यों ही उसने कुछ कैफियत देने की कोशिश करनी चाहिए, वैसे ही क्रुद्ध पिता तेजी के साथ अपने कमरे में चले गए। लेकिन रास बिहारी गुस्से से लड़के से जो चाहे कह रहे हो, लेकिन काम के समय क्रोध में जल्दबाजी करके काम मिट्टी कर देने वाले नहीं थे। आलस्य करके भी कभी उद्देश्य को नष्ट नहीं करते थे। इसलिए उस दिन वह धीरज धारण करके विजया को शांत होने का समय देकर दूसरे दिन अपनी शांति और अविचलित गंभीरता लेकर विजया के बैठक खाने में दिखाई पड़े और कुर्सी खींचकर बैठ गए। विजया के क्रोध की उत्तेजना धीरे धीरे मिट गई थी। वह अपने असंयत रूखेपन और निर्लज ठिठाई को याद करके लज्जा से भरी जा रही थी। मकान के नौकर चाकर और कर्मचारियों के सामने ऊंची आवाज़ से जिस नाटक का अभिनय हो चुका था, शायद वह इसी बीच अनेक आकारों में फैलकर गांव के पुरुषों में घर घर कहा सुना जाता होगा और नदी तालाब के घाटों पर स्त्रियों की हंसी मजाक का विषय बन गया होगा। उसकी बदनामी की कल्पना करके विजया फिर घर से बाहर ही नहीं निकल सकी। उसकी यह लज्जा यह सोचकर और 100 गुनी बढ़ गई कि इस खबर का फैलना भी कहीं बाकी नहीं रहा हो कि आज जिसे उसने नौकर कहकर सबके सामने अपमानित करने में संकोच नहीं किया, 2 दिन बाद पति मानकर उसके ही गले में वरमाला पहनानी होगी। रासबिहारी जब धीरे धीरे कमरे में आकर चुपचाप मुस्कुराते हुए बैठ गए, तब विजया मुंह उठाकर उनकी ओर देख नहीं सकी। लेकिन इसके लिए उसने प्रत्येक पल प्रतीक्षा की थी और जिन सब युक्तियों और तर्कों की लहर और अप्रिय चर्चा उठाने को थी, उसका कच्चा मसौदा कल से ही तैयार कर रखा था। इससे वह एक प्रकार से शांत बैठी रही, लेकिन वृद्ध ने उससे ठीक उल्टा सुर निकालकर विजया को अवाक कर दिया। कुछ पल चुप रहकर एक लंबी सांस भरकर बोले, बेटी विजया, सुनते ही मुझे कितना आनंद हुआ है सो बताने के लिए मैं कल ही दौड़ कर आता, अगर गुर्दे का दर्द उभर कर बिछौने पर ना डाल देता। लंबी उम्र हो बेटी, मैं यही तो चाहता हूँ, यही तो तुझसे आशा करता हूँ। उन सर्वशक्तिमान मंगलमय से केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे सुख में, दुख में, भले में, बुरे में जो धर्म न्याय है उसी के प्रति अडिग श्रद्धा रखने का सामर्थ्य दे। यह कहकर उन्होंने हाथ माथे पर लगाकर और आंख बंद करके सर्वशक्तिमान को प्रणाम किया। फिर आंखें खोलकर उत्तेजित स्वर में कहने लगे, लेकिन यह बात किसी भी प्रकार सोच नहीं पाता विजया कि विलास मेरे समान सीधे भोले उदासीन व्यक्ति का लड़का होकर इतना बड़ा पक्का कामकाजी कैसे बन बैठा। जिसके पिता में आज भी संसार के कामकाज का ज्ञान, लाभ हानि का विचार पैदा नहीं हुआ, वह इतनी सी ही उम्र में ऐसा पक्का कामकाजी किस तरह हो गया। क्या उनका खेल है, क्या संसार का रहस्य है, कुछ भी तो समझने का उपाय नहीं है बेटी। कहकर आंखें मूंदकर उन्होंने फिर सिर झुका लिया। विजया चुपचाप बैठी रही। रासबिहारी थोड़ी देर चुप रहकर कहने लगे, लेकिन अति किसी भी बात की अच्छी नहीं होती। जानता हूँ कार्य साधन ही विलास का प्राण है,
इस स्थान पर वह अंधा है। कर्तव्य कर्म की अवहेलना उसके हृदय में सूल के समान चुभती है। लेकिन इसलिए क्या माननीय व्यक्ति का सम्मान नहीं रखा जाएगा? दयाल जैसे व्यक्ति की गलती क्षमा करना क्या आवश्यक नहीं है? जानता हूँ अपराध छोटे बड़े धनी निर्धन का विचार नहीं करता, लेकिन क्या इसी से उसे अक्षर अक्षर मानकर चलना होगा? सब समझता हूँ। काम ना करना भी दोष है, सूचना दिए बिना गैर हाजिर रहना भी अन्याय है, ऑफिस का अनुशासन भंग करना भी ऑफिस के अधिकारी के पक्ष में अपराध है। लेकिन दयाल को भी क्या नहीं बेटी, हम बूढ़े भी हैं, हम में वह तेज भी नहीं है, वह शक्ति भी नहीं है। साहब लोग विलास की कर्तव्य निष्ठा की कितनी ही प्रशंसा करें, उसे कितना ही बड़ा समझे, हम अच्छा नहीं कह सकते। अपना लड़का है इसलिए तो झूठ नहीं बोल सकता बेटी। मैं कहता हूँ काम ना हो 2 दिन बाद ही हो जाता, 10 रुपयों की हानि ही हो जाती, लेकिन क्या इतने से ही मनुष्य की भूल चूक दुर्बलता क्षमा नहीं करनी चाहिए? तुम्हारी जमींदारी के हित अनहित में ही विलास का पूरा मन लगा रहता है। लेकिन मुझे गलत मत समझो बेटी, धन संपत्ति की रक्षा करना गृहस्थ का परम धर्म है। उसकी उन्नति करना और बड़ा धर्म है, क्योंकि उसके बिना संसार का हित नहीं किया जा सकता। विलास के हाथ से तुम्हारी दोनों की जमींदारी दोगुनी चौगुनी यहाँ तक कि 10 गुनी हो गई है। यह सुनकर मुझे रत्ती भर आश्चर्य नहीं होगा, हो भी यही रहा है। मैं इसी से उन अद्वितीय निराकार के श्री चरण कमलों में बराबर भीख मांगता हूँ कि उसकी उद्दंडता के लिए जो तुमने दंड दिया है, उसी से वह आगे के लिए सचेत हो जाए। संसार में क्या हम केवल काम करने ही आए हैं? काम के कारण क्या दया माया भूल जानी होगी? अच्छा ही हुआ बेटी, आज उसे तुम्हारे ही हाथ से सर्वोत्तम शिक्षा पाने का सुयोग मिला। विजया चुप बैठी रही। रासबिहारी ने जैसे अपने आप ही मग्न रहकर जरा हंसकर कोमल स्वर में कहा, मेरी दोनों संतानों में एक प्रचंड कमी है और दूसरी का हृदय स्नेह ममता और करुणा का झरना है। एक काम में पागल है, दूसरा दया माया में। कल से यही सोच रहा हूँ कि भगवान जब इन दोनों की जोड़ी मिलाकर रथ चलाएंगे, तब दुख भरे संसार में स्वर्ग ही उतर आएगा। और आश्चर्य है कि धर्म के प्रति भी उसका प्रेम साधारण नहीं है। मंदिर प्रतिष्ठा के लिए उसने कितना जी तोड़ श्रम किया है, जैसे ब्रह्म धर्म को छोड़कर और कोई उद्देश्य ही ना हो। मैं तुम्हारे हृदय को भी आरसी के समान स्पष्ट देख रहा हूँ। तुम्हारे साथ ही तो उसकी सारी भलाई निर्भर है, उसकी शक्ति, तुम्हारी बुद्धि, तभी तो दोनों का जीवन सार्थक होगा। बेटी पूछता हूँ, इतनी चिंता, इतना ज्ञान, भविष्य को सफल बना सकने की इतनी बड़ी बुद्धि तुमने इतने दिन कहाँ छिपा रखी थी? विजया का संपूर्ण बदन सिहर उठा, लेकिन वह चुपचाप बैठी रही। रासबिहारी चौंक कर बोले, अरे 10 बज गए, मुझे तो दयाल की पत्नी को देखने जाना है। विजया ने धीरे से पूछा, अब वह कैसी है? अच्छी ही है, कहकर दरवाजे की ओर 2-1 कदम बढ़ाकर सहसा रुककर बोले, लेकिन असली बात तो अभी कही ही नहीं। इसके बाद वह लौटकर अपने स्थान पर बैठकर कोमल स्वर में बोले, अपने इस बूढ़े काका का एक अनुरोध तुम्हें मानना होगा। बोलो मानोगी? संतान का यह दुलार माँ को रखना ही होगा। बोलो रखोगी? विजया ने धीमी आवाज़ में कहा, बोलिए। रासबिहारी ने कहा, उसने केवल अपनी नींद ही नहीं त्याग दी है, पश्चाताप से वह जला भी जा रहा है। लेकिन बेटी, इस संबंध में तुम्हें थोड़ा कड़ा होना पड़ेगा। कल अभिमान के कारण वह नहीं आया, लेकिन आज नहीं रुक सकेगा। उसे तुम क्षमा कर दो। तुमने अन्याय का जो दंड उसे दिया है, कम से कम 1 दिन और भोग ले। विजया के मुंह पर आश्चर्य देखकर वह कुछ हंसे, फिर स्नेह से भीगे स्वर से बोले, तुम्हें स्वयं कितना कष्ट हो रहा है, यह क्या मुझसे छिपा है बेटी? तुम्हें क्या मैं पहचानता नहीं? तुम मेरी ही तो बेटी हो। जानता हूँ तुम उसकी अपेक्षा अधिक कष्ट पा रही हो, लेकिन अपराध का पूरा दंड मिले बिना प्रायश्चित नहीं होता। यह गंभीर दुख वह और ना सहन न करेगा तो मुक्त नहीं होगा। यह यंत्रणा कुछ समय उसे और भोग लेने दो, यही मेरा अनुरोध है बेटी। रासबिहारी के चले जाने पर विजया आश्चर्य से स्तब्ध बैठी रही। उसका विचार था कि विलास चोट खाकर अकेला गया है, लेकिन बदला लेते समय अकेला नहीं आएगा, और तब रासबिहारी के साथ उसे बहुत ही कड़े ढंग से बरतने का मौका मिल जाएगा। जब वृद्ध धीरे धीरे बाहर चला गया, तब उसके मन से भय का भारी पत्थर ही नहीं हट गया, बल्कि इस व्यक्ति को कभी वह आंतरिक श्रद्धा करती थी
यह बात भी उसे याद आ गई और वह श्रद्धा धीरे धीरे क्यों चली गई। उसके मन में संशय उठने लगा कि वृद्ध का यथार्थ संकल्प न समझकर ही मैंने उनके प्रति मन में अविचार किया है। लेकिन वृद्ध की बातों में जो संकेत सबसे अधिक छिपा रहकर सबसे अधिक स्पष्ट हो उठा था, वह था विलास का असीम प्रेम और उसका निश्चित फल प्रबल ईर्ष्या। कालीपद आकर बोला, माँ जी, तो फिर घर को एक और चिट्ठी लिख कर दूँ कि अब मेरा आना ना हो सकेगा? अच्छा। कालीपद जाने लगा तो विजया ने उसे बुलाकर लज्जा और दुविधा के साथ कहा, ना हो तो मैं कहती हूँ कालीपद, चिट्ठी जब लिख ही दी है तब महीने के लिए घर ही हो आओ। उनकी बात भी रह जाए और तुम्हारा भी घर जाना हो जाए। बहुत दिनों से गए भी तो नहीं हो। कालीपद चकित हो गया, फिर सहमत होकर बोला, अच्छा तो मैं घर महीने भर के लिए घूम ही आता हूँ माँ जी। उसके चले जाने पर अपनी इस दुर्बलता पर विजया को ना जाने कैसी भारी लज्जा लगने लगी। फिर भी वह उसे लौटाकर मना नहीं कर सकी।